हेलो स्टूडेंट्स, पुनः एक नया टॉपिक लेकर के हाजिर हुए हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वंध्यता या इनफर्टिलिटी। तो आज हम इनफर्टिलिटी पर जो है चर्चा करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि वंध्यता क्या होती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, और बंध दंपतियों के लिए कौन कौन से वे तकनीकें हैं जिनकी सहायता से या जिनकी मदद से वे संतान पैदा कर सकती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। वंध्यता, वंध्यता से अर्थ है कि ऐसे दंपति जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं या गर्भ धारण करने में असमर्थ होते हैं, ऐसे दंपतियों को कहा जाता है वंध्य, और ऐसी स्थिति को कहते हैं वंध्यता या इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो असुरक्षित यौन संबंध के कई वर्षों के बाद भी कई ऐसे दंपतियां होती हैं जो संतान उत्पन्न करने या गर्भ धारण करने में असमर्थ रहते हैं। तो ऐसी स्थिति को वंध्यता कहा जाता है। या ऐसे दंपति जो बच्चा उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं और गर्भ धारण नहीं कर पाते हैं, तो क्या कहेंगे इससे? ऐसी स्थिति को कहेंगे वंध्यता या इनफर्टिलिटी कहा जाता है। तो केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों में बड़ी संख्या में जो दंपति हैं वो क्या हैं? वंध्य हैं। और लगभग 15 से 30% जो है दंपतियां वंध्यता से जो है क्या हैं? पीड़ित हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है कि इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल को इनहिबिटेशन। तो असुरक्षित यौन संबंध के बावजूद भी, और इवेन लगभग जो है 2 years यहाँ पर दिया हुआ है, 2 वर्ष बाद भी कई दंपतियाँ क्या होती हैं कि वो गर्भधारण, यहाँ पर आपको कंसीव, ठीक है, और प्रोड्यूस चिल्ड्रन यानी कि बच्चा उत्पन्न करने में क्या रहते हैं? वो असमर्थ रहते हैं। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं इनफर्टिलिटी। अब भारत में मुख्य रूप से आपने देखा होगा कि जो दंपतियां जो कि संतान उत्पन्न नहीं कर पा रही हैं, उसमें केवल जो दोष दिया जाता है वो केवल और केवल स्त्रियों को ही दोष दिया जाता है। यानी कि इसका दोषी जो है केवल स्त्रियों को ही ठहराया जाता है। आपने अपने आसपास गांव में भी आपने देखा होगा कि जिन लोगों के संतान नहीं है, बच्चे नहीं हैं, वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि उनके घर वाले उनमें से केवल और केवल उस स्त्री को ही जो है कि दोषी मानते हैं कि इसी में कोई समस्या है, और इस कारण से ये जो है संतान पैदा नहीं कर पा रही है, जो कि क्या है? सरासर गलत है, नितांत गलत है। जबकि पुरुष या स्त्री दोनों में से कोई भी इस समस्या से पीड़ित हो सकता है। दोनों में ये समस्याएं हो सकती हैं, दोनों इस समस्या से जो है ग्रसित हो सकते हैं। केवल एक स्त्री को, ठीक है, संतान उत्पन्न करने पर उसका दोष उसको नहीं दिया जाना चाहिए। अब आते हैं इसमें कि स्त्रियों में वंध्यता के क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 1, कुछ यौन रोग हो सकते हैं, जैसे ल्यूकोरिया हो सकता है, गोनोरिया के कारण हो सकता है। दूसरा, गर्भाशय तो है लेकिन निष्क्रिय है, अनुपस्थित हो सकता है। इसके अलावा अंडाशय अल्पविकसित या तो निष्क्रिय हो सकता है या अनुपस्थित है। इसके अलावा क्षतिग्रस्त जो है फैलोपियन नलिकाएं, और फैलोपियन नलिकाओं में सूजन हो सकता है। और असामान्य निषेचन या निषेचन के असफल होने के कारण। तो ये स्त्री में वंध्यता के कारण हो सकते हैं। इसी प्रकार पुरुष में भी वंध्यता के कारण हो सकते हैं। पुरुष भी इस समस्या से पीड़ित हो सकता है। तो कौन कौन से उसमें कारण हो सकते हैं? देखें, एक तो शुक्राणुओं का अनुपस्थित होना, और ऐसी स्थिति को कहते हैं एस्पर्मिया। ठीक है। तो जो सीमेन है उसमें स्पर्म यानी कि शुक्राणु अनुपस्थित होते हैं। तो ऐसे जो है स्थिति को कहा जाता है एस्पर्मिया। दूसरा, ओलिगोस्पर्मिया, यानी कि शुक्राणु तो है लेकिन क्या है? वो कम है। इसी प्रकार जूस्पर्मिया, जिसमें चल शुक्राणुओं का अनुपस्थित होना। ठीक है। इसके अलावा कुछ मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, और मनोवैज्ञानिक कारणों में हो सकता है जैसे डर है, चिंता है, तनाव है, या लैंगिक क्रिया में शर्मिंदगी आदि।
इसके अलावा वृषणों का जो टेस्टिज है वो वृषण कोष में न आते हों, अर्थात शुक्राणु उत्पादन में समस्या होती है। इसके अलावा संक्रमण का होना, कुछ इस प्रकार का जो है संक्रमण हो सकता है। तो इन समस्त कारणों से, चाहे वो जो स्त्री हैं चाहे जो पुरुष हैं, इन समस्त कारणों से ये दंपति संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसे विशेष तकनीकें हैं, ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं वर्तमान में, जिनकी सहायता से जो बंद दंपतियां हैं वो भी संतान प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऐसी तकनीकें जिनकी सहायता से बंद दंपति संतान उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें सहायक जनन प्रौद्योगिकी या ART या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कहा जाता है। अब अगर आपको पूछा जाए कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या है, तो क्या होना है यहाँ पर कि ऐसी तकनीकें जिनकी सहायता से बंद दंपतियाँ संतान उत्पन्न कर सकती हैं, यानी कि संतान का वो सुख प्राप्त कर सकती हैं। तो ऐसे टेक्नोलॉजीज़ को कहा जाता है सहायक जनन प्रौद्योगिकी या ART, तो जिसका पूरा नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है। अब ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं, आइए उनको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं, सबसे पहला है परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी। दूसरा है युग्मक अंतोफैलोपियन स्थानांतरण, इसको कहते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तीसरा है अंतःकोशिका द्रव्य शुक्राणुभिदन या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंडक्शन। और चौथा है कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, इन्हीं तकनीकों की सहायता से कोई भी बंद दंपति है वो संतान पैदा कर सकती हैं, बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं। तो इन्हीं तकनीकों को कहा जाता है, जैसा भी आपको हमने कहा, ART, ठीक है, या सहायक जनन प्रौद्योगिकी या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब इन पर हम एक एक करके थोड़ा संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं परख नली शिशु पर। परख नली शिशु क्या है, इसकी क्या प्रोसीजर होती है, आइए इसको देख लेते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर के बाहर प्रयोगशाला में निषेचन यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो शुक्राणु और जो क्या है अंडाणु है उसका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है, और उससे जो जाइगोट और जो भ्रूण बनता है उसका इन विट्रो डेवलपमेंट किया जाता है प्रयोगशाला में, शरीर के बाहर ही, ठीक है। और तत्पश्चात जो सामान्य नॉर्मल जो स्त्री हैं उस स्त्री के गर्भाशय में ये जो भ्रूण इन विट्रो डेवलपमेंट हुआ था उस भ्रूण का, उस भ्रूण को क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो सामान्य स्त्री के गर्भाशय में इस भ्रूण के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। अब इस गर्भाशय में जो स्थानांतरित जो भ्रूण है वो पूर्ण विकसित होकर के सामान्य रूप से जन्म लेता है, जिसे परख नली शिशु कहा जाता है। और ये जो तकनीक है ऐसी स्त्रियों के लिए उपयोगी होता है, ये ऐसी स्त्रियों के लिए उपयोग किया जाता है जिनकी अंडवाहिनी क्या है, विकृत है, खराब है, क्रियाशील नहीं है, लेकिन उनका जो गर्भाशय है और क्या है अंडाशय, ये दोनों क्या है सामान्य होते हैं, सक्रिय होते हैं, क्रियाशील होते हैं। गर्भाशय उस भ्रूण को डेवलप होने के लिए वो सारे कंडीशंस वहाँ पर प्रदान कर सकता है, ठीक है। तो ऐसी स्त्रियों के लिए जिनकी अंडवाहिनी तो क्या है विकृत है, लेकिन उनका गर्भाशय और अंडाशय क्या है सामान्य रूप से क्या है क्रियाशील है। अब परख नली शिशु की जो उत्पत्ति का जो सर्वप्रथम जो प्रयास किया था वो इटली के वैज्ञानिक डॉक्टर पेट्रुसी ने 1959 में किया था। भले इनके द्वारा निर्मित जो भ्रूण था वो केवल 29 दिन तक ही जीवित रहा, ठीक है, तथापि डॉक्टर पेट्रुसी के इस प्रयास ने जीव विज्ञान के क्षेत्र के लिए एक नई दिशा दिखाई थी, ठीक है।
अब प्रथम जो प्रखनली जो शिशु जिसका कि जन्म हुआ था 25 जुलाई 1978 में इंग्लैंड के ओल्धम शहर में हुआ था, और ब्राउन दंपति जिनका नाम है लेस्ली ब्राउन और गिलबर्ट ब्राउन के यहाँ हुआ था। ठीक है, तो इस प्रथम प्रखनली शिशु का जो नाम रखा गया वो था लुई जॉय ब्राउन, जो कि एक क्या थी, लड़की थी। ठीक है, तो प्रथम प्रखनली शिशु का जन्म 25 जुलाई 1978 में इंग्लैंड के ओल्धम शहर ब्राउन दंपति के यहाँ, और इसका नाम जो है रखा गया था लुई जॉय ब्राउन, जो कि एक क्या थी, लड़की। भारत की हम बात करते हैं तो भारत में प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जो जन्म है वो 3 अक्टूबर 1978 में कोलकाता में हुआ था, और इसका नाम कनुप्रिया अग्रवाल रखा गया था, और इसका जो जन्म है ये डॉक्टर सुभाष मुखर्जी की देखरेख में ही करवाया गया था। अब हम प्रखनली जो शिशु है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, उसकी प्रक्रिया या प्रोसेस को जान लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या इसमें प्रोसीजर होता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो स्त्री है उस स्त्री के जनन मार्ग से, जनन पथ से सिरिंज के द्वारा अनिषेचित अंडाणु प्राप्त किए जाते हैं, अंडाणु ले लिए जाते हैं, अंडाणु निकाले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि जो अंडाणु, अनिषेचित जो अंडाणु हैं उनको अब अजर्म परिस्थितियों में सुरक्षित रखा जाता है, और साथ ही जो है वहाँ पर उसके पति के शुक्राणु भी एकत्रित कर लिए जाते हैं। ठीक है, दो प्रक्रियाएं होगी। इसके बाद क्या करते हैं कि जो अंडाणु प्राप्त किए थे और जो शुक्राणु प्राप्त किए थे उनको संवर्धित माध्यम में उनका निषेचन कराया जाता है, और निषेचन कराने पर उससे युग्मनज या जायगोट बनता है। अब ये जो युग्मनज है इसको इन विट्रो इसका डेवलपमेंट किया जाता है, और ये 32 कोष की अवस्था तक इसको परिवर्धित होने दिया जाता है। तो जब ये 32 कोष की अवस्था तक परिवर्धित हो जाता है तो इसको स्त्री के गर्भाशय का जो सबसे भीतरी स्तर होता है जिसको कहते हैं एंडोमेट्रियम, इस एंडोमेट्रियम में उसको प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार स्त्री में संगर्भता प्रारंभ हो जाती है, और जो फीटस है उसके फीटस के जन्म तक जो गर्भाशय में उसका जो विकास है होता रहता है, और जिसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये प्रक्रिया थी यहाँ पर। तो ध्यान रखना है, पहली प्रक्रिया में अनिषेचित अंडाणु सिरिंज के द्वारा स्त्री के जनन पथ से लिया जाता है, अंडाणु को अजर्म परिस्थितियों में सुरक्षित रखा जाता है, और उसी समय स्त्री के पति के शुक्राणु भी प्राप्त करके एकत्रित किए जाते हैं। फिर संवर्धित माध्यम में शुक्राणु अंडाणु का निषेचन कराया जाता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज को 32 कोष की अवस्था तक परिवर्तित होने दिया जाता है, और जब वो 32 कोष की अवस्था वो प्राप्त कर लेता है तो उसको स्त्री के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, और इस प्रकार स्त्री में संगर्भता प्रारंभ हो जाती है, और फीटस के जन्म तक उसका जो विकास है उसके गर्भाशय में ही होती है, और इसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। अब भ्रूण स्थानांतरण के प्रकार, भ्रूण स्थानांतरण की अवस्था और स्थानांतरण स्थल के आधार पर कि जो भ्रूण है उसकी कितनी कोष की अवस्था है, ठीक है, और कहाँ हम जो है उस भ्रूण का स्थानांतरण कर रहे हैं, फैलोपियन नलिका में कर रहे हैं या गर्भाशय में कर रहे हैं, तो ये स्थानांतरण स्थल के आधार पर IVF भ्रूण स्थानांतरण दो प्रकार के होते हैं। पहला है ZIFT जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, और दूसरा है IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। ठीक है, देखते हैं इन दोनों को क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें है ZIFT। इसके अंतर्गत ZIFT के अंतर्गत जैसे कि अभी हमने इसका फुल फॉर्म भी जो है पढ़ा, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इसका मतलब ये है कि इसमें जो भ्रूण है वो स्त्री के फैलोपियन नलिका में ट्रांसफ़र किया जाता है, और कितनी अवस्था, कितनी कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को, 8 कोशिकीय अवस्था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भ्रूण को 8 कोशिकीय, यानी कि जो भ्रूण 8 कोशिकीय अवस्था प्राप्त कर लेता है तो
तो उसको स्त्री के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। IUT, ठीक है, तो इसमें यूटेराइन ट्रांसफ़र यानी कि उसके गर्भाशय में जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है सीधे। तो इसके अंतर्गत जो भ्रूण है वो 8 कोशिकी से अधिक उसकी अवस्था होनी चाहिए, और प्रायो 32 कोष की अवस्था वाले भ्रूण को स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि 8 कोशिकीय जो भ्रूण है, जो भ्रूण की अवस्था है, ठीक है, उसको स्त्री के फैलोपियन नलिका में, और जो 32 कोष की अवस्था वाला जो भ्रूण है उसको स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगला है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। इसके अंतर्गत जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या होती है, अब गर्भधारण उन स्त्रियों में समस्या होगी या वो गर्भधारण करने में सक्षम नहीं होंगी कि जिनका यूटेरस जो है कि निष्क्रिय हैं, अनुपस्थित हैं, या कुछ विकृति उसमें है। ठीक है, तो वो गर्भधारण नहीं कर पाते, गर्भधारण की उनमें क्या होती है, समस्या होती है। लेकिन उनका जो क्या है ओविडक्ट है वो जो है क्या है सक्रिय है, उनका जो क्या है अंडाशय है वो क्या है सक्रिय, अंडाणु पैदा हो सकते हैं। तो क्या करते हैं कि उनके ओविडक्ट में जो भ्रूण बना उस भ्रूण को निकाल करके अन्य जो सामान्य स्त्री है उसके गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, या ये तकनीक उन स्त्रियों के लिए है जिनमें अंडाणु उत्पन्न नहीं होते यानी कि उनका अंडाशय निष्क्रिय हैं, अनुपस्थित हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो गर्भाशय है, फैलोपियन नलिका है, वो पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। ठीक, और गर्भाशय वो वहाँ पर सभी प्रकार के वो कंडीशंस या वो उस प्रकार का वातावरण यहाँ पर प्रदान कर सकता है जो एक भ्रूण को डेवलपमेंट होने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो ये तकनीक उन स्त्रियों के लिए भी है, मैंने कहा कि जिनमें अंडाणु उत्पन्न नहीं हो सकते हैं लेकिन उनमें निषेचन हो सकता है उनके शरीर में, और उनके शरीर में भ्रूणीय विकास हो सकता है, यानी कि उनका जो गर्भाशय है उसमें भ्रूणी विकास हो सकता है, उसके लिए वो उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती हैं। तो इसके लिए जो दाता स्त्री हैं उससे अंडाणु प्राप्त करके उसकी फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका GIFT, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और ये उन स्त्रियों के लिए एक जो गर्भधारण नहीं कर सकती हैं और दूसरा जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती है। तीसरा आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंटेक्शन। यहाँ पर आपको ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है जिसमें सीधे सीधे अंडाणु में शुक्राणुओं को जो है क्या किया जा रहा है, इंजेक्शन पिपेट के द्वारा प्रविष्ट कराया जा रहा है। तो इस विधि को प्रयोगशाला में किया जाता है और संवर्धित माध्यम में अंडाणु रखे जाते हैं और शुक्राणु को सीधे अंडाणु में भेदित कर दिया जाता है। ठीक है, और जब निषेचन होता है तो निषेचन के पश्चात जो भ्रूण बना या युग्मनज बना उसको स्त्री के गर्भाशय या उसके ओविडक्ट में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना है इसमें कि शुक्राणुओं को डायरेक्ट सीधे इंजेक्शन पिपेट के द्वारा जो अंडाणु है उसमें भेदित कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, एक चित्र दिखाई दे रहा है, और ये तकनीक किन के लिए होता है, किन पुरुषों के लिए है, आइए देख लेते हैं। ये जो तकनीक है इस तकनीक का प्रयोग उन पुरुषों में किया जाता है जिनके स्पर्म की जो संख्या है वो क्या होती है, कम होती है, यानी कि उसका जो सीमेन है उसमें शुक्राणुओं की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है। अर्थात वे पुरुष जो वीर्य सेचन में असफल रहते हैं, वीर्य सेचन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे पुरुष का सीमेन क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, लिया जाता है, उसको कंसंट्रेट किया जाता है और अंत में उसको स्त्री के वैजिना में प्रवेश किया जाता है। ठीक है, या उसको जो है सीधे स्त्री के जो है यूटेरस यानी कि गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। और अगर हम शुक्राणुओं को
सीधे गर्भाशय में क्या करते हैं, प्रविष्ट कराते हैं, स्थापित कराते हैं, तो तब इस प्रक्रिया को कहते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में कि ये तकनीक उन पुरुषों के लिए यूजफुल हैं जिनके सीमेन में शुक्राणु की संख्या कम होती है या जो वीर्य सेचन नहीं कर पाते हैं, असफल रहते हैं। तो ऐसे पुरुषों के वीर्य को या सीमेन को सांद्रित किया जाता है और सांद्रित करके उसको उस स्त्री की जो है वैजिना में या डायरेक्ट उसके जो है कि गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। तो अगर गर्भाशय में स्थापित कर रहे हैं तब ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं IUI या इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कुछ ऐसे शब्द हैं, सूक्ष्म शब्द, जिनका कि क्या है फुल फॉर्म लिखने को आता है, विस्तार रूप लिखने को आता है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है WHO, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है STD, तो यहाँ पर S का मतलब है सेक्सुअली, T का मतलब है ट्रांसमिटेड, D का मतलब है डिजीज। एड्स, यहाँ पर A का मतलब है एक्वायर्ड, I का मतलब इम्यूनो, D का मतलब है डिफिशेंसी और S का मतलब है सिंड्रोम। इसी प्रकार CDRI, और यहाँ पर C का मतलब है सेंट्रल, D का मतलब है ड्रग्स, R का मतलब है रिसर्च और I का मतलब है इंस्टीट्यूट। इसी प्रकार MMR, यहाँ पर M पहला वाला जो है इसका पूरा नाम है, इसका मतलब है मैटरनल। दूसरे M का मतलब है मॉर्टेलिटी और R का मतलब है रेट। IMR, यहाँ पर I इन्फेंट, M का मतलब मॉर्टेलिटी और R के हैं रेट। इसी प्रकार RCH, और यहाँ पर R का मतलब है रिप्रोडक्टिव एंड C का मतलब चाइल्ड, H हेल्थ केयर प्रोग्राम। IUD, तो I है इंट्रा, U यूटेराइन, D डिवाइसेस। इसी प्रकार MTP, यहाँ पर M मेडिकल, T टर्मिनेशन ऑफ और P का मतलब है प्रेगनेंसी। RTI, R का मतलब है यहाँ पर रिप्रोडक्टिव, T ट्रैक्ट, I इन्फेक्शन और HIV, H यहाँ पर है ह्यूमन, I का मतलब इम्यूनोडिफिशिएंसी और V का मतलब है वायरस। PID, P पैल्विक और I इन्फ्लामेटरी और D डिजीज। ERT, A का पूरा नाम यहाँ पर है, A मतलब है असिस्टेड, R रिप्रोडक्टिव और T टेक्नोलॉजीज। इसी प्रकार ZIFT, Z जाइगोट, I इंट्रा, F फैलोपियन और T ट्रांसफ़र है। इसी प्रकार AI, A का मतलब है आर्टिफिशियल, I का मतलब है इंसेमिनेशन। इसी प्रकार है IUI, तो I का मतलब इंट्रा, U यूटेराइन और I का मतलब है इंसेमिनेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इनफर्टिलिटी, जिसमें हमने चर्चा की इनफर्टिलिटी क्या है और इनफर्टिलिटी का जो कारण है, पुरुष में इनफर्टिलिटी का कारण, स्त्री में इनफर्टिलिटी का कारण, और इसके अलावा जो है ऐसी तकनीकों पर भी हमने चर्चा की जिनकी सहायता से बंध दंपतियां संतान उत्पन्न कर सकती हैं। और कुछ शब्दों जो कि सूक्ष्म शब्द थे उनका पूरा नाम भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक है ये यहीं पर समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए